हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई पीछे चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 12 और चैप्टर 15 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी चर्चा कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उस क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 14 के जितने भी महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है उनकी। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र है वो किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो जल विद्युत जो संयंत्र है वो जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उस जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? देखो काफी इंपॉर्टेंट है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसको कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, इसी कारण इसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है, यानी सौर ऊर्जा का जो मान है वो विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिकल प्रयोग होते हैं उसके लिए हमेशा स्थिर माना जाता है, यानी कांस्टेंट यानी नियत माना जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सौर ऊष्मांक। क्या कहते हैं? सौर ऊष्मांक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है, यानी जो सौर ऊर्जा है वो प्रकृति में किस चीज को प्रभावित करती है वो आपको बताना है। तो पवनों को प्रभावित करती है, सही बात है, तूफानों को, वर्षा और हिमपात को, इनमें से सभी। तो इन सभी को सूर्य की जो ऊर्जा है या जो सूर्य का ताप है वो इन सभी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो सौर कुकर के अंदर अभी हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है, जहां पर सूर्य की ऊर्जा को एक छोटे से क्षेत्र में क्या किया जाता है? केंद्रित किया जाता है। अगला, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनर्जनन यानी पुनः निर्माण हो सकता है या जिनका नवीकरण हो सकता है, ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं? तो ऐसे स्रोत को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे जल, वायु, पवन, सॉरी वही वायु हो गया, फिर सूर्य की ऊर्जा। तो ये क्या है? ये ऐसे स्रोत हैं जिनका पुनर्जनन हो सकता है या जिनका नवीकरण हो सकता है। तो ऐसे स्रोतों को कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यानी ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। अगला, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो इनमें से ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है वो कौन सा है? कोयला, क्योंकि इसका आप पुनः निर्माण नहीं कर सकते। इसको बनाने में काफी वर्ष, हजारों वर्ष की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। अगर एक बार ये धरती से समाप्त हो गया तो फिर इसका पुनः इसका उत्पादन करना क्या हो जाएगा? काफी कठिन हो जाएगा या असंभव हो जाएगा। आगे, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके कारण प्राप्त होती है? तो वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के कारण क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। आगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और विशाल स्रोत कौन सा है? तो वो आपका सूर्य है। आगे, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी जो जैविक स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, यानी सजीवों से प्राप्त नहीं होता है या जिसका निर्माण सजीवों से नहीं होता है, तो वो कौन सा है? वो है नाभिकीय ऊर्जा। क्योंकि लकड़ी है ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, गोबर गैस जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, और कोयला भी पेड़ पौधों और मृत जीवों के अवशेषों से बनता है। ठीक है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा है ये जैविक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये अजैविक ऊर्जा का स्रोत है।
आगे, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्रोत है जो उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता नहीं है। तो आप सब जानते होंगे कि ऐसा स्रोत जो बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता हो, ऐसे स्रोत को हम उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं कहते हैं। ठीक है। आगे, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? जो जीवाश्म ईंधन है वो कैसा स्रोत है? तो वो आपका अनवीकरणीय स्रोत है। कैसा है? अनवीकरणीय स्रोत। जीवाश्म ईंधन में कौन आता है? जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये कैसे स्रोत हैं? ये सब जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं जो कि अनवीकरणीय है, यानी एक बार समाप्त हो गए तो पुनः इनका निर्माण करना क्या है, मानव के बस की बात नहीं है। ठीक है। आगे, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्रोत है जिसका जो उत्पत्ति है, जिसका जो निर्माण है या जो व्युत्पत्ति है वो सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो वो है आपकी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूमि के अंदर के ताप के कारण जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो कहलाती है भूतापीय ऊर्जा, और ये सौर ऊर्जा से व्युत्पत्त नहीं होती है। ठीक है। बाकी पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा, ये जो सभी ऊर्जा है ये किसी न किसी रूप से सौर ऊर्जा से क्या है, व्युत्पत्त होती है, या सौर ऊर्जा का इन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। लेकिन भूतापीय ऊर्जा ये सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो जो सौर सेल होते हैं वो सौर सेल के अंदर जो रसायन भरा होता है उसकी ऊर्जा को, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, रूपांतरित करने का काम करते हैं। सौर सेल का मतलब है सोलर प्लेट, और सोलर प्लेट क्या करती है, मैंने पीछे गलत बोल दिया, सोलर प्लेट क्या करती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। आगे, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है? तो ऊर्जा का चाहे कोई भी रूप हो, उसके अंदर जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका सूर्य। अगला, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो इनमें से किस तत्व की सहायता से होती है? तो यूरेनियम की मदद से होती है। अगला, सौर पैनलों का उपयोग होता है, तो जो सोलर प्लेट है उन सोलर प्लेट का उपयोग किसके लिए होता है? तो मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। वो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको फिर विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। अगला, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ये प्रश्न वैसे रिपीट हो चुका है। इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो वो कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा है। अगला, सौर सेल बनाने के लिए साधारणतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपने सोलर प्लेट देखी होगी, तो उसके ऊपर जो प्लेट लगी होती है उसको बनाने में सिलिकॉन और सिलिकॉन और चांदी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना है? तो जो सोलर कांस्टेंट है उसका मान है लगभग 1.4 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर। ये किसका मान है? सोलर कांस्टेंट का मान है। आगे, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं, या उन पर किस रंग का पेंट किया जाता है? तो सोलर कुकर में प्रयुक्त होने वाले जो बर्तन हैं उनका जो रंग होता है वो कौन सा होता है? काला, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली ज्यादा से ज्यादा प्रकाशिक किरणों को क्या कर सके, अवशोषित कर सके। इस वजह से काले रंग के बर्तन का यूज किया जाता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी जो सोलर प्लेट है उसके निर्माण में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? तो अभी हमने चर्चा की थी, सिलिकॉन और चांदी का उपयोग किया जाता है। अगला, महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, यानी महासागरों में प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो किस रूप में उपलब्ध होती है? तो सागरीय तापीय ऊर्जा के रूप में, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तो ये तीनों ही महासागरीय ऊर्जा के प्रकार है। तो अगर आपने चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें। मैंने चैप्टर की व्याख्या, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस क्लासेस को आराम से देखें, या फिर उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देखें, ताकि जितने भी ये एमसीक्यू हम चर्चा कर रहे हैं ये आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा
कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य के द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होती है और ऊष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा कि सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है और ऊष्मा ऊर्जा भी मिलती है। अगला, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी होती है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? कोई भी ईंधन है उसको जलाने के लिए हमें प्रारंभ में थोड़ी ऊष्मा देनी पड़ती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उस ऊष्मा को कहते हैं निवेश ऊर्जा। अगला, भोजन से हमें मिलती है, भोजन से हमें क्या मिलता है? तो भोजन से हमें एक तो हमारे शरीर में जितने भी जैविक प्रक्रम हो रहे हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, उसके लिए ऊर्जा मिलती है, और जितने भी हम शारीरिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी काम काज कर रहे हैं, उनके लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोगी है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों का ही उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला, डीजल का उपयोग होता है, तो आप सब जानते होंगे डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजन को चलाने में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला, जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से क्या हो रहा है? जीवाश्म ईंधनों का हम बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि पर्यावरण हद से ज्यादा क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर बहुत मात्रा में धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी जहरीली गैसों का निर्माण होता है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करने का काम करती है। अगला, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा कैसे हैं? दीर्घकालिक है, यानी लंबे समय तक बने रहने वाले ऊर्जा के स्रोत है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है, जो कि है, यानी इनमें से कौन सी ऊर्जा से ये भिन्न है वो आपको बताना है। तो ये दोनों नाभिकीय ऊर्जा और जो भूतापीय ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा से क्या है? अलग है। ठीक है, आगे, सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? यानी सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इतना प्रतिशत हिस्सा केवल का पृथ्वी को प्राप्त होता है। अगला, सूर्य प्राप्त विकिरणों में, यानी सूर्य से प्राप्त विकिरणों में जो दर्श्य प्रकाश है, दर्श्य प्रकाश यानी जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, उसके अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी दर्श्य प्रकाश के अलावा और किन किरणों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पराबैंगनी किरणों से भी और गामा किरणों से भी हमें दर्श्य प्रकाश के अलावा इनसे भी क्या होता है? प्रकाश या ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला, दर्श्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? दर्श्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? यानी हमारे देश में प्रतिवर्ष कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वो लगभग है 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा, इतनी ऊर्जा का उत्पादन प्रतिवर्ष हमारे देश में होता है। अगला, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को क्या कहते हैं? यानी लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण हैं उनको अवरक्त क्या कहा जाता है? अवरक्त विकिरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवरक्त विकिरण कहा जाता है, जिनका तरंग दैर्ध्य लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। अगला, बैंगनी वर्ण से कम की किरणों को क्या कहते हैं? यानी जिन किरणों का तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग से कम होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पराबैंगनी वर्ण या पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनका तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी वर्ण या पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? कम होता है, वो किरणें कौन सी होती है? तो उन प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को कहते हैं एक्स किरणें भी कहते हैं और गामा किरणें। इन दोनों ही किरणों का जो तरंग दैर्ध्य है वो पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? कम होता है। अगला, सूर्य के प्रकाश से हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सी विकिरण उपस्थित है? सूर्य के प्रकाश से जो हमें गर्मी मिलती है, जो हमें गर्मी की अनुभूति होती है, तो उसमें कौन सी विकिरण होती है? तो उनमें अवरक्त विकिरण होती है। अगला, किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक और सौर जल पंप में होता है? कौन सी ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में, सोलर हीटर में और सोलर जल पंप में होता है? तो वो उनसा कौन सी है? वो ऊर्जा सौर ऊर्जा है। नाम से पता चल रहा है सोलर कुकर, सोलर हीटर, तो नाम से पता चल रहा है इनमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरित करने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? यानी जो बहता हुआ जल है उसकी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है जल विद्युत संयंत्र। अगला, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो जो जल विद्युत ऊर्जा है वो एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा कार्य फॉर्म स्थापित किया गया है, जहां पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है, उसकी क्षमता कितनी है वो आपको बताना है। तो उसकी जो क्षमता है वो है 380 मेगावाट। अगला, पवन को गतिशील करने के लिए, यानी पवन को गतिशील करने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कौन सा है? तो पवनों को गतिशील बनाने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो पहला कारण है सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी के भूमध्यवर्ती क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों को असमान रूप से गर्म करना, यानी तापमान में अंतर। सही बात है। पृथ्वी का घूर्णन ये भी जिम्मेदार है और स्थानीय परिस्थितियां ये भी जिम्मेदार है, यानी उपयुक्त तीनों कथन है वो पवनों को गतिशील बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में जो एक परमाणु है वो परमाणु का जो नाभिक है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है? टूटता है और उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अगला, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती? जो जीवाश्म ईंधन है उनको जलाने पर ऑक्सीजन गैस कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। अगला, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दोहन द्वारा, तापीय जो विद्युत संयंत्र है उनमें जब ईंधन का दहन होता है तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? डेनमार्क देश के अंदर जितनी ऊर्जा खपत की जाती है उसका कितना % हिस्सा पवनों से प्राप्त होता है? तो वो है लगभग 25%। अगला, औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं? यानी जो विकसित देश हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं वो देश लगभग अपने देश की कितनी, लगभग 30% ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के माध्यम से करते हैं। अगला, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो विद्युत संयंत्र है निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? किस पर आधारित? भूतापीय ऊर्जा पर, यानी भूमि के अंदर का जो ताप है उस पर आधारित जो संयंत्र है वो न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत है, यानी वहां पर कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त है? पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा है उसका औसत कितना प्राप्त होता है? तो वो लगभग है 4 से लेकर 7 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? यानी मानव के द्वारा जो शारीरिक कार्य किए जाते हैं उनके लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है, यानी साधारणतः एक नाभिकीय विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो लगभग 200 ये लिखा हुआ है MeV, यानी कि जो ये उष्मा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये मिलियन में है, कुछ ट्रिलियन वोल्ट है, ऐसा कुछ है, ये इसका परिमाण है। ये आप कमेंट कर लेना, मैं देख के बता दूंगा कि ये इकाई क्या है। ठीक है। आगे, डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक यानी सोलर हीटर का किसका उपयोग करते हैं? सोलर हीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते? तो जब बादल वाले दिन होते हैं, जब बहुत ज्यादा बादल छाए होते हैं, उस दिन हम सोलर हीटर का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। अगला, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन होती है, यानी जो जैव गैस है जिसे हम बायोगैस कहते हैं वो एक उत्तम ईंधन का स्रोत है, क्योंकि इसके अंदर मीथेन कितनी होती है? लगभग 75% मीथेन गैस होती है। अगला, जैव गैस संयंत्र में यानी बायोगैस संयंत्र में या बायोगैस प्लांट में शेष बची सलरी को बाहर निकाली जाती है, जिसका उपयोग होता है, यानी उसके ईंधन के बाद जो पीछे अवशेष बचा जाता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उस पीछे बचने वाले अवशेष का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अगला, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है?
तो जीवाश्म ईंधन है उसकी ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। अगला, मानव निर्मित उपग्रहों और अनेक अन्वेषक युक्तियों मार्स ऑर्बिटरों में प्रयुक्त प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग होता है? यानी विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर प्लेट का उपयोग किया जाता है उनमें ऊर्जा के लिए। ठीक, आगे रेडियो सुदूर क्षेत्र के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? यानी ऊर्जा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां पर सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों और खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं और जो खिलौने होते हैं उनमें साधारणतः सौर सेल का उपयोग किया जाता है। अगला, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है? यानी तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित की जाती है? तो वो है विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अगला, जल विद्युत संयंत्र से गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो गिरते हुए जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हमारे देश में कुल ऊर्जा के मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से प्राप्त होता है? यानी हमारे देश में विद्युत की जितनी आवश्यकता है उसका कितना % हिस्सा जल विद्युत संयंत्र से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा लगभग 1/4 भाग। कितना? 1/4। अगला, बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूबकर अवायवीय परिस्थितियों में सड़कर मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो यानी कि जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण होता है तो उसके अंदर बहुत बड़े पेड़ पौधे, वनस्पति, छोटे मोटे जीव जंतु सब क्या हो जाते हैं? जल के अंदर डूबकर मर जाते हैं। और जब वो जल के अंदर डूब जाते हैं तो अवायवीय परिस्थितियों में वो क्या होते हैं? सड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मीथेन गैस के ज्यादा उत्पत्ति के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव की स्थिति क्या होती है? उत्पन्न होती है। अगला, ईंधन के रूप में उपलों का व्यवहार किया जाता है। नहीं, उपले क्या होते हैं? गोबर के बने हुए उपले, जो एक जैव मात्रा के जलने पर क्या करते हैं? तो वो जैव मात्रा के जलने पर बहुत ज्यादा धुआं निकालते हैं और प्रदूषण युक्त भी होते हैं। अगला, चारकोल बिना ज्वाला के जलता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं उत्पन्न होता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की जो दक्षता है वो क्या होती है? तो वो दक्षता बहुत ही अधिक होती है। अगला, जैव गैस यानी बायोगैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी जो तापन क्षमता है वो भी कैसी होती है? वो भी उच्च होती है। अगला, पवन चक्की की जो घूर्णी गति है उस घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? तो पवन ऊर्जा की जो घूर्णी गति है उसके द्वारा जो घूर्णन गति है, उस घूर्णन गति से जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसको किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है, जब बहुत ज्यादा सोलर प्लेट या सोलर सेल एक साथ में कंबाइन किए जाते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये जो व्यवस्था है ये कहलाती है आपकी सौर पैनल, सोलर प्लेट कहलाती है। सोलर प्लेट में क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे सोलर सेल जुड़े होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सोलर सेल के जुड़ने से एक सोलर प्लेट का निर्माण होता है। अगला, किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन, क्योंकि इसमें एक परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक नाभिक में क्या होता है? टूटता है। अगला, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका सबसे अधिक जो उत्सर्जन है वो होता है जीवाश्म ईंधन से। अगला, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? यानी बांध के गेट पर जो टरबाइन लगाया जाता है वो उस ज्वारीय ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला, बायोगैस जिसे हम गोबर गैस कहते हैं उसका मुख्य घटक या अवयव कौन है? तो वो है CH4 यानी कि मेथेन गैस। ठीक, आगे, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? इनमें से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनों का जो न्यूनतम वेग है, पवनों की जो गति है वो कितनी होनी चाहिए? लगभग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। CNG का पूरा नाम क्या है?
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका सौर ऊर्जा। 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्स नुमा सौर कुकर के अंदर का तापमान कितना पहुंच जाता है? कितने समय में? 2 से 3 घंटे में तो लगभग 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, E = mc², ठीक है, जो किसका समीकरण है? जो आपके ऊर्जा का एक समीकरण है जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सूत्र नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की व्याख्या करता है, ठीक है। इस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था आपके आइंस्टीन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आइंस्टीन, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर, यानी जो महासागर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है ना, जो महासागरीय तापीय ऊर्जा है वो तभी काम करती है जब महासागर के जल का ताप और उसके 2 किलोमीटर की गहराई के ताप के बीच का जो अंतर है वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, तभी महासागरीय तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अगला, धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो सौर सेल जो एक धूप में रखा जाता है उससे औसतन 0.7 वॉट ऊर्जा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अगला, 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? 1 मेगावाट के जनित्र के लिए जो पवन ऊर्जा फॉर्म है उसको कितनी जमीन चाहिए? तो उसके लिए लगभग 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है। अगला, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यानी कि जैव ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा, जो कि जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? कौन सी गैस है जिसका उपयोग खाना बनाने वाली जो गैस है उसके ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? तो वो है आपकी सीएनजी। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 14 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।